वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं मास्टर जैकब। आप देख रहे हैं नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कंफर्म्स साइंटिस्ट्स आर नॉट ग्रेटर देन जीसस क्राइस्ट। ये इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कितने लोगों ने जीसस क्राइस्ट या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सर्च किया, इसका कंपैरिजन है। और आप देख सकते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा लोगों ने जीसस क्राइस्ट सर्च किया है। यही वजह है कि अब नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लेकर साइंसदानों ने एक नई तहकीक पेश की है, जो पिछले साल जेम्स वेब टेलीस्कोप के डाटा को देखकर सामने आई है, जिसके बाद एक बार फिर से साइंसदान और नासा गलत साबित हो गए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम राइस ने कहा है कि विद मेजरमेंट एरर्स नेगेटेड व्हाट रिमेन्स इज द रियल एंड एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी वी हैव मिसअंडरस्टूड द यूनिवर्स। यानी कि जो मेजरमेंट जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई है उसके मुताबिक ये कायनात हर वक्त एक्सपैंड होती जा रही है, यानी कि बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। मतलब इनको लगता था कि ये टेलीस्कोप के जरिए कायनात के सारे राज जान लेंगे, लेकिन ये लोग एक बार फिर से गलत साबित हो गए हैं। जो लोग खुदा के कलाम को छोड़कर साइंस करते फिरते हैं ना, एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि हम इन खुदा के इनकारियों पर एतबार नहीं कर सकते। जब भी ये कोई भी बात करते हैं उस वक्त ये इस तरह से उस बात को कर रहे होते हैं कि जैसे वही फैक्ट हो, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद अपनी ही कही हुई बात को रद्द कर देते हैं और कहते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई। अब 2009 से 2013 के दरमियान एस्ट्रोनॉमर्स ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की प्लैंक सैटेलाइट के जरिए हबल कांस्टेंट निकाला था, जिससे स्पेस की माइक्रोवेव पल्स को नापा जा सके। ये कांस्टेंट रफली 46,200 माइल्स पर आवर पर मिलियन लाइट ईयर्स रखा गया था। और अब इसके बारे में प्रोफेसर राइस का कहना है कि इस रेंज को जो हबल के जरिए रखी गई थी, हम इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रूल आउट कर रहे हैं। अब एक आम आदमी तो कहेगा कि भाई भाड़ में जाओ, मुझे क्या लगे, जो मर्जी करते फिरो, मैं की करना, जो कर देने कर दे रहा। लेकिन इस सारी कैलकुलेशन ने एस्ट्रोनॉमर्स और प्रोफेसर्स की रातों की नींदें हराम कर दी हैं, जिसकी वजह से अब ये अपनी खुद की बनाई हुई कैलकुलेशन को मिटा रही हैं। अजीजों, आज के दौर में जब कोई खुदा का नाम लेता है ना, तो सामने वाला फौरन उसे वहमी, बैकवर्ड, जाहिल और सुपरस्टिशियस होने का टैग लगा देता है और उसकी बात को वहां पर ही रद्द कर दिया जाता है। और जैसे ही कोई साइंस की बात करता है तो लोग उसे पढ़ा लिखा, ज़हीन, अक्लमंद और न जाने क्या क्या समझने लग जाते हैं। और यही वजह है कि आज की नौजवान नस्ल बेइज्जती से बचने के लिए खुदा का इनकार कर रही है और खुद को एथियस्ट या साइंस बिलीवर कहलाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अजीजों, साइंस का कहना है कि यह कायनात बगैर किसी मकसद से खुद ब खुद ब्लास्ट होने की वजह से बन गई है। इसे बनाने वाला कोई नहीं है और ये खुद ब खुद बढ़ती जा रही है, यानी कि मजीद एक्सपैंड भी होती जा रही है। मजीद इन लोगों का कोर बिलीफ है कि इंसान पहले बंदर था, जो कि खुद ब खुद बिग बैंग के बाद एक छोटे से माइक्रोब से होते होते पहले जरासीम बना और फिर कीड़ा बना और फिर मछली और फिर मगरमच्छ और फिर उसके बाद एक जानवर बना और उस जानवर के बाद ये क्या हो गया, बंदर बन गया। और फिर बंदर, आपको पता है कि इन्होंने क्या कि इवॉल्व करके एक इंसान बन गया। इसे ये लोग मैक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। अब कुछ लोग बड़े फखर से कहते हैं कि भाई हम तो मैक्रो एवोल्यूशन में बिलीव ही नहीं करते, हम तो साइंस के ऊपर बिलीव करते हैं, हम तो माइक्रो एवोल्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं, हम तो क्रिएशन पर बिलीव करते हैं, हम तो कहते हैं जी कोई क्रिएटर है जिसने बिग बैंग किया था। लेकिन उनके जहन से भी अगर आप नोट करें तो बिग बैंग नहीं निकलता। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि खुदा ने खुद अपने हाथों से, अपने कलाम से, अपने पाक इरादे से कायनात को तख्लीक किया। देखें जी, किसी ने भी बिग बैंग होते हुए नहीं देखा। जब तक कोई चीज जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता वो कभी भी साइंस नहीं कहलाई जा सकती है, क्योंकि साइंस की डेफिनेशन के अंदर ये आता है कि जब किसी चीज को ऑब्जर्व किया जाए, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, तब जाकर वो क्या होती है, वो फैक्ट बनती है। तो अगर इसको ऑब्जर्व ही नहीं किया गया, इसको किसी ने देखा ही नहीं आज तक, तो फिर हम इसके ऊपर कैसे बिलीव कर सकते हैं। और ना ही बंदर को इंसान बनते हुए आज तक किसी ने देखा है। अगर कोई इतनी हिम्मत करके ये बिलीव कर लेता है ना कि भाई इंसान पहले बंदर था, बिग बैंग हुई, तो वो ये जरा हिम्मत करे कि वो अनदेखे खुदा पर ईमान लाए। उनको खुदा दिखाई देने लग जाएगा, ये मेरा चैलेंज है। ऐसी चीज जिसे हमने देखा नहीं उस पर बिलीव करते हैं तो वो हमारा ईमान कहलाता है। तो भाई आप साइंस के ऊपर भी तो ईमान रख रहे हो, उनके ऊपर भी ईमान रख रहे हो जिनका कोई पता नहीं है भाई, जिन्होंने मर जाना है और तुम लोगों को फंसाकर वो चले जाएंगे। तो इसलिए अगर फेथ ही रखना है, ईमान ही रखना है, तो क्यों ना खुदा के ऊपर रखो जिसने एक पर्पस से, एक सोचे समझे प्लान के मुताबिक आपको तख्लीक किया, इंसान को बनाया, इस कायनात को बनाया। देखें, जो कोई भी साइंस का स्टूडेंट है उसने हाइपोथेसिस का नाम जरूर सुना होगा। साइंस में हर चीज हाइपोथेटिकल होती है, यानी कि महज एक गैस ही होती है। साइंस में ये बताते हैं कि इतने लाख पुरानी है जमीन जी, इतने लाखों साल पहले ये हुआ, वो सारा गैस है, हाइपोथेसिस है, वो कहीं से भी फैक्ट्स नहीं है। अगर आप गैस को फैक्ट का नाम देना चाहते तो ये आपकी मर्जी है। साइंस में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। जब एक इंसान आपको कहता है कि जी ये मेरा गैस है, ये ऐसे ऐसे होता होगा, तो ये हम पर कोई फर्ज नहीं है कि हम उस इंसान के गैस को सही माने। यही वजह है कि जब ये गलत साबित होते हैं तब ये कह देते हैं कि जी साइंस एक ऑन गोइंग प्रोसेस का नाम है। लेकिन जिस वक्त इन्होंने कुछ करना होता है, मिसाल के तौर पर अभी हालिया गुजरी जो बीमारी है 2019 की, इस बीमारी में उस वक्त जो सोल्यूशन पेश किया था ना साइंस ने, उसे फैक्ट बनाकर पेश किया था। उस वक्त नहीं इन्होंने कहा था ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। मैं जानता हूं साइंस ने हमें बहुत सी चीजें दी हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं साइंस के, लेकिन साइंस जब भी अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलेगी ना तो बेइज्जती ही करवाएगी अपनी। जैसे अगर एक आर्ट टीचर को जो ड्राइंग बनाता है, जो पेंटिंग करता है, उसे कहा जाए कि वो पेंटिंग छोड़कर बच्चों को जाकर मैथ्स सिखाए, अलजबरा सिखाए, फिजिक्स सिखाए, साइंस सिखाए, तो वो नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ये डोमेन नहीं है। हो सकता है वो अपने आर्ट के अंदर, अपनी पेंटिंग के अंदर, ड्राइंग के अंदर वो बहुत जबरदस्त हो, लेकिन वो मैथ्स के अंदर अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। इसी तरह साइंस की भी जो डोमेन है, अगर वो उसी के अंदर रहे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। अगर ये खुदा, कायनात, तख्लीक के बारे में बताने निकलेंगे तो हमेशा शर्मिंदगी ही उठाएंगे। जो नेचुरल चीजें उनके ऊपर तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन ये सुपर नेचुरल को बयान नहीं कर सकते हैं। ये लव को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये मोहब्बत को नाप नहीं सकते, कोई आला नहीं है नापने के लिए। फिलॉसफी ये नहीं कर सकते हैं, इनको फिलॉसफी एक बिल्कुल अलग से ब्रांच है, अलग से ही चीज है। अब आपके सामने है, ये लोग वक्त ब वक्त अपनी ही कही हुई बातों में गलत साबित होते रहते हैं। यही वजह है कि साइंस का कल्ट अब आहिस्ता आहिस्ता अपना दम तोड़ता जा रहा है। इसीलिए मैंने शुरू में आपको गूगल ट्रेंड्स का ये पेज दिखाया था, ये ग्राफ दिखाया था, ताकि आप समझ सकें कि इस आखिरी वक्त में खुदा लोगों की आंखें खोल रहा है। आपको बस हिम्मत करनी है उसको जानने की, बाकी सब कुछ खुदा संभाल लेगा। और मजे की बात यह कि अब लोग यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। यीशु मसीह ने कहा कि जिस किसी ने भी मुझे देखा उसने बाप को देखा। जो कोई भी खुदा को देखना चाहता है कि वो कौन है, वो कैसा है, वो यीशु मसीह को जान ले, वो खुदा के दिल को जान लेगा। यीशु मसीह के अलावा कोई इस दुनिया में
में वापस आने वाला नहीं है। वही था, वही है और वही आने वाला है और वही रहेगा हमेशा। सब मिलकर कहें आ यसू नासरी आ, रूह और दुल्हन कहें आ।